नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। भारत में जब कोरोना शुरू हुआ तब लॉकडाउन लगाया गया और इसी लॉकडाउन के चलते लोगों पर आर्थिक संकट का बोझ पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, कई लोगों के रोजगार चले गए और वहीं देश के लिए अब राहत की खबर यह है कि अनलॉक 1 के बाद जून महीने में देश की बेरोजगारी दर में भारी गिरावट आई है और अनलॉक 2 की शुरुआत के साथ इसके और बेहतर होने की उम्मीद है। दरअसल अनलॉक 1 के बाद जून महीने में देश की बेरोजगारी दर में भारी गिरावट आई है और इस दौरान बेरोजगारी दर सिर्फ 10.99% यानी कि इसे 11% कहा जा सकता है, जबकि मई में ये 23.48% की ऊंचाई पर थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों से ये जानकारी मिली है कि इससे ये लग रहा है कि देश में हालात अब लॉकडाउन से पहले वाले दौर की तरफ हो रहे हैं और इस दौरान शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर 12.02% है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार की दर 10.52% रही है। लेकिन आज भी सवाल ये है कि आंकड़ों में दिख रहे सुधार क्या जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, क्या हालात सच में बेहतर हो रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अब लॉकडाउन अनलॉक 2, जो कि लॉकडाउन 6 को अनलॉक 2 का नाम दिया गया, तो उसमें और कितनी बेहतर हो सकती है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो अप्रैल में 23% रही, तो वहीं मई में बेरोजगारी की दर 23.48% रही, जून में बेरोजगारी 10.99% रही यानी कि 11%। जून में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर 12.02% है, जून में ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की दर 10.52% है। इसके अलावा लॉकडाउन से पहले 13 हफ्तों में औसत बेरोजगारी की दर 9% रही और सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है 33%। और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि बेरोजगारी की जो दर एकदम से घटी है, अब आगे अनलॉक 2 के लिए किस तरीके की उम्मीद की जा सकती है, सरकार को किस तरीके से प्लान आउट करना है इसको और बेहतर करने के लिए। हमारे साथ इस पर चर्चा में जुड़ गए हैं विजय सरदाना, जो कि अर्थशास्त्री हैं, और इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का ही मैं स्वागत करूंगी इस चर्चा में। और सबसे पहले मैं हरीश श्रीवास्तव जी के पास जाना चाहूंगी। बेरोजगारी की दर जिस तरीके से अब सुधरी है, जो 23% थी और अब जो है एकदम से 10%, 11% इसको हम कहें हो गई है, तो क्या इसको अस्थायी स्थिर माना जाए या ये कुछ समय के लिए है? नहीं, देखिए, जिस तरह से लॉकडाउन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हमको जान और जहान जी दोनों की चिंता करनी है जी, और उसी के बाद जब धीरे धीरे महिला जी जी, हमारा संपर्क कट गया। दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहीं इस बीच हमारे साथ विजय सरदाना बने हुए हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। विजय जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं आंकड़े जो सामने आए हैं, उसमें अब बेरोजगारी की दर घटकर 11% रह गई है, तो ऐसे में क्या इसको अस्थायी माना जाए और इस आंकड़े को आप किस तरीके से देखते हैं, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आपने किया है। इसमें दो बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी जो बेरोजगारी दर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है जी, वो बहुत अलग चीज है एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट से। जी, अगर पहले 23 लोगों का जॉब खराब हो रहा था जी, अब 11 लोगों का जॉब जा रहा है, हमें ये समझना पड़ेगा। जी, तो कहने का मतलब ये है कि महंगाई दर जब कम होती है, हम रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट आज भी उतना होगा या उससे ज्यादा होगा जो पिछले महीने था। जी, लेकिन अगर पिछले महीने 23 लोगों ने जॉब खोए थे, इस महीने सिर्फ 11 लोगों ने जॉब खोए थे। इसका मतलब ये है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि महंगाई दर कम हो रही है। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो जितने जॉब जाने थे वो जा चुके, जी, जो नॉन एसेंशियल थे या किसी लॉकडाउन के कारण बंद जॉब जाने थे वो जा चुके। जी, अब जो जॉब जा रहे हैं उनकी दर में कमी आई है, ये एक अच्छी बात है। जी, लेकिन अगर हम ये कहें कि जॉब दर कम हो गई इसलिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना शुरू हो गया, जी, मैं उस बात से डिफर करूंगा। अभी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन नहीं हुआ है। जब क्रिएशन होगा तो जॉब जो दर घट रही है ये पॉजिटिव में आनी चाहिए
कि हमारी जो जॉब दर थी -10, वो एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्लस होना चाहिए। इसका रिवर्स होगा, वो देश के लिए अच्छा है। सिर्फ दर घटना ये कोई बहुत ज्यादा खुशी की बात नहीं है, ये चिंता की लेकिन सुधार की तरफ इसको कदम माना जा सकता है, क्योंकि अनलॉक 2 में इसको सुधार की तरह देखा जा रहा है कि सुधर रही है, तो अनलॉक 2 में इससे ज्यादा की उम्मीद कर सकते हैं हम यहाँ। देखिए, सुधार आप किसको बोलेंगे, ये परिभाषा अपने आप में समझने की है। जी मान लीजिए इस देश में 100 लोगों के पास जॉब था, जी अभी तक पिछले दिनों में 25 लोगों की नौकरी चली गई, तो आपका जो जॉब लॉस था वो 25% था। जी पिछले एक महीने में 25 की जगह 11 लोगों की नौकरी चली गई। जी 25 नहीं गई क्योंकि फैक्ट्रियां खुल गई, जी जहां शायद 25 जाती, लॉकडाउन खोलने से अब 25 की नहीं गई, सिर्फ 11 की गई। जी अगर आप ये मानते हैं तो यहां तक तो तसल्ली है। लेकिन अगर हम ये कहें कि लोगों को वापस जॉब मिलना शुरू हो गया है, जी उसमें अभी टाइम लगेगा। जी जी ठीक है। और हमारे साथ एक बार फिर से हरीश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हरीश जी, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह से लॉकडाउन के चलते जिस तरह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था पे इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा, जी उसको लेकर के जो उनकी चिंता थी और जिस तरह से उन्होंने आर्थिक पैकेज की घोषणा की, एमएसएमई को जो एक मजबूत करने की दिशा में 3 लाख करोड़ का पैकेज दिया। जी इसी के साथ साथ जो एमएसएमई कंपनियां इस लॉकडाउन के चलते संकट में आई थी, उनके लिए अलग से 20,000 करोड़ का भुगतान किया। और वो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, काम करने वाले या पटरी के दुकानदार हों, जिनको बिना बैंक गारंटी के लोन देने का काम किया जाए। मैं अगर केवल उत्तर प्रदेश की बात लूं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10,000 करोड़ रुपए का लोन इस बीच में एमएसएमई सेक्टर को दिया। और जॉब क्रिएशन की बात अभी राणा साहब कह रहे थे, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात ले सकता हूँ इस पूरे सिनारियों में जी, तो अगर आबादी की दृष्टि से देखा जाए तो लगभग देश की 5वें उसकी आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। और जिसमें से 11 लाख एमएसएमई सेक्टर से जो एमओयू किया उन्होंने कि एक जॉब अपने यहाँ अलग से वो क्रिएट करेंगे। और इसी के साथ जो लॉकडाउन के दौरान भी जो भट्टे थे 10,000, वो पूरे प्रदेश में चलते रहे। उनको चूना की सप्लाई बाधित, वो चीनी मिलों को जो 109 चीनी मिली है वो अनवरत चलती रहे, उनको चूना की सप्लाई बाधित सुनती रही, 10,000 भट्टे चलते रहे। तो बहुत सारे रोजगारों को वो लॉकडाउन के दौरान भी वो चलते रहे, इसका भी उत्तर प्रदेश को प्रबंध किया गया। और अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप को और पटरी और इस तरह छोटे दुकानदारों को जिस तरह से लोन, उनकी जो आर्थिक बैंकों की लिमिट थी 10 लाख से 20 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप की गई। और जो पटरी दुकानदार इन लोगों को बिना गारंटी का लोन प्रोवाइड किया गया। तो बहुत सारे उपाय इस तरह से किए गए। और पहली दफा तो आप ये मानते हैं कि जो सरकार की तरफ से कदम उठाएगा उसका नतीजा है ये अनलॉक 1 में जो थोड़ी बहुत सुधरी है? नहीं, बिल्कुल आप इसको सभी, मुझे लगता है सरदाना जी इसको मानेंगे। और अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए जो अनलॉक 1 के बाद अनलॉक 2 में कुछ सहूलियतें दी गई है, धीरे धीरे करके अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से पटरी पे लाने के लिए सरकार अनिश्चित काम कर रही है। और इसके बहुत सकारात्मक परिणाम आने वाले दिनों में देखने को ठीक है। ये हम विजय सरदाना जी से जानेंगे कि वो इस चीज को मानते हैं कि नहीं, लेकिन पहले हमारे पास कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, अनुज अत्रे, उनका भी परिचय करा देते हैं। और आपका भी स्वागत है अनुज जी इस चर्चा में। हम यहाँ पर जो सुधार हुआ है बेरोजगारी दर में उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या ये स्थायी है या कुछ समय के लिए है, और आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इन आंकड़ों से? क्या ये जमीनी स्तर पर काम करते हुए दिख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे ये अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है, जब से मोदी सरकार आई है तब से लगातार इसका देश में अनएम्प्लॉयमेंट का संकट लगातार दिख रहा है। 2017-18 की अगर एनएसएसओ की रिपोर्ट का ही अगर हम हवाला करें तो उसमें एनएसएसओ ने ही नेशनल जो सरकारी रिपोर्ट है उन्होंने बता दिया था कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर अभी हमारे देश में आ चुकी है 2017-18 में। ये मोदी सरकार की लगातार जो विरोधी योजना रही है, आर्थिक विरोधी योजना रही है, उसका नतीजा ये रहा, चाहे वो नोटबंदी की वजह से रहा हो जिसमें करोड़ों लोगों के रोजगार खत्म हुए, नौकरियां चली गई,
या उसके बाद इन्होंने आनन फानन में जीएसटी लगाया है और किसी भी प्रकार से रोजगार बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किए गए, तो ये उसका ही नतीजा हमको देखने को मिला है कि अब ये देखिए, अभी तो कोरोना के चक्कर में तो हम कह ही नहीं रहे, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से तो ठीक है, देश में सब कुछ स्लो डाउन हो गया है, सब कुछ रुक गया है, तो ये एक अलग चीज है। लेकिन अगर हम प्री कोविड बात करें, जो है कोविड से पहले की बात करें, तो ये बेरोजगारी तो उससे पहले ही हमारे देश में बहुत चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। तो उसके लिए ये सरकार की नीतियां ही तो दोषी हैं। आज तक इन्होंने जो है किसी भी प्रकार का जो है केवल भाषण देकर के ही अपना शासन करने का इन्होंने प्रयास किया है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी योजना ऐसी नहीं पहुंची जिसका कि लाभ देश के युवाओं को पहुंचा हो, बेरोजगारी को पहुंचा हो, गरीब को पहुंचा हो। लेकिन प्रचार बहुत बड़ा चढ़ा करके किया जाता रहा है। प्रचार से जो है ऐसा पेश करने की कोशिश की गई बीते 6 सालों में कि न जाने इस देश की सूरत रातों रात बदल जाएगी। इस प्रकार से एक बार नहीं, तमाम योजनाओं को ऐसे बढ़ा चढ़ा करके परोसा गया, चाहे वो इनका लोन देने वाली बात हो या कोई भी बात हो, कोई बेरोजगारी। लेकिन अब पहले जैसी स्थिति में जाने में बहुत समय लगेगा, लेकिन अब जो हालात बने हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, जो अर्थव्यवस्था बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, अब वो धीरे धीरे कम हो गई है। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे अनलॉक 1 हुआ उसमें थोड़ी सुधरी, अब अनलॉक 2 हो गया है तो उसमें और सुधरेगी, क्योंकि और चीजों को खोल दिया गया है तो और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। देखिए, जब अनलॉक 2 हुआ है, लेकिन ठीक है, उसमें सरकार धीरे धीरे खोलने की प्रयास कर रही है और होना भी चाहिए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं कोरोना के साथ जीने की लोगों को अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको पार पाने में अभी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इसका कोई वैक्सीन नहीं निजात हो पाई है अभी तक, और जो है कोई इलाज नहीं मिल रहा है, और कब तक लोग अपने घरों में बंद बैठे रहेंगे। लेकिन अनलॉक 1 तो जो पिछले महीने की 8 तारीख को हो गया था, उसके बाद तमाम फैक्ट्रीज खोलने की इजाजत दे दी गई थी, बाजार खोलने की इजाजत दे दी थी। लेकिन उन सबसे क्या आज अभी भी हम इस स्थिति में हैं क्या कि जहां जहां बाजार खुले हैं, जहां फैक्ट्रियां खुल गई हैं, छोटे उद्योग खोल दिए गए हैं, क्या वो काम कर पा रहे? हकीकत ये है कि अब लोगों के पास काम नहीं है, क्योंकि लोगों को जो 2 महीने लगातार घर में बैठे हैं और सब कुछ ठप होने की वजह से लोगों के पास पैसा खत्म हो चुका है। पैसा खत्म होने के कारण अब लोगों की परचेज पावर नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, तो जब पैसा नहीं है तो कुछ कोई खरीदेगा नहीं, तो फिर जब डिमांड नहीं होगी दुकानदार के पास, तो वो पीछे से सप्लाई कहाँ से लेगा, क्यों लेगा? और जब वो पीछे से कुछ माल नहीं मंगवाएगा तो फैक्ट्री वाले जो अगर खोले भी लेंगे फैक्ट्री, तो वो किसको सप्लाई करेंगे? तो एक बड़ी विकट स्थिति बनी हुई है। तो इसी के लिए कांग्रेस पार्टी ने सरकार को एक सुझाव दिया था, चाहे रघुराम राजन जी ने भी उस बात को ही राहुल गांधी जी के साथ जो चर्चा करी थी, उन्होंने भी ये सलाह दिया था कि इस समय जो आवश्यकता है कि गरीब आदमी को कम से कम उनके खाते में कैश की मदद की जाए, उनको डायरेक्ट कैश दे करके 10,000 रुपए कम से कम उनके खाते में दिया जाए, ताकि उनको जो है कैश उनके पास जब तक नहीं आएगा तो वो नगद से कुछ न कुछ खरीदारी करेंगे। खरीदारी आसपास के कहीं ना कहीं किसी छोटे मंझले दुकानदार से खरीदेंगे। वो अभी जरूरतमंदी की चीजें खरीदनी, उन्होंने कोई लग्जरी आइटम कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन वो जरूरतमंद के आइटम से भी उससे क्या है कि वो बाजार का सर्कुलेशन शुरू होगा। जब दुकानदार का सामान दिखेगा तो दुकानदार कहीं ना कहीं छोटी फैक्ट्रियों से वो माल भी खरीदेगा। जब माल खरीदने का ऑर्डर देगा तो वो फैक्ट्रियां भी चालू होंगी, तो एक उससे सर्कुलेशन चालू होता है। सरकार से निवेदन किया था कि आपने इतना बड़ा 20-20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज की घोषणा की है, हालांकि वो पैकेज अभी जो है 1 महीने से ऊपर हो गया। देश की जनता इसका भी हम जवाब लेंगे कि आखिर उसका अब असर दिख कहाँ रहा है। करोड़ रुपए उसमें से खर्च के केवल और केवल 10,000 रुपए सबके खाते में डाल। सरदाना जी, एक यहाँ पर जो सरदाना जी, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी फर्क है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? शहरी क्षेत्र में जो बेरोजगारी की दर है वो 12 है और ग्रामीण क्षेत्रों में ये 10 है। देखिए, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि जब पलायन हुआ है माइग्रेंट वर्कर्स का, लोग गांव में गए हैं जी, आने वाले समय में आप देखेंगे कि गांव में इकोनॉमिक एक्टिविटी शहर से ज्यादा होगी जी। उसके 2 कारण हैं जी। एक तो जो लोग माइग्रेंट गए हैं गांव में वापस, वो खाली नहीं बैठेंगे, वो सब शहरों में कुछ ना कुछ स्किल एक्वायर करके कुछ सीख के वापस गांव गए। तो सिर्फ ये कहना कि माइग्रेंट वर्कर इसलिए गया है, सिर्फ उसके हाथ पैर हैं और वो खाना खाने गया है, ऐसी बात नहीं जी। जब एक कोई वेल्डर है, कोई बाकी स्किल सेट का आदमी है, मिस्त्री है, पेंटर है, मजदूर है, कुछ ना कुछ तो वो शहरों से सीख के गांव में गए हैं जी। और उन गांव के आसपास छोटे शहर और कस्बे हैं। आपने देखा होगा अभी एग्रीकल्चर क्रॉप का हार्वेस्टिंग हुआ जी, क्रॉप बाजार में आई, खाना इस देश में बिक रहा है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने खाना खाना बंद कर दिया। एसेंशियल सर्विसेज आपकी चल रही हैं, ट्रांसपोर्ट में सुधार हो रहा है, लोकल किराना शॉप्स में काम चल रहा है।
तो मनी रोटेशन तो गांव में शुरू हो गया है जी। और गांव में ज्यादातर एसेंशियल सर्विसेज होती हैं जी। तो वहां पे आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी में ज्यादा बड़ा झटका नहीं दिखेगा जी। और जो लोग वापस गए हैं तो निश्चित रूप से जब किसानों के पास पैसा आएगा तो वो अपना घर ठीक कराएगा, मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग करेगा, कोई कपड़े सिलवाएगा, कोई जूते लेगा, कोई वेल्डिंग करवाएगा, कुछ और काम करेगा, कुछ खेत में ट्रैक्टर में रिपेयरिंग कराएगा। तो एक्टिविटीज गांव में तेजी से शुरू होंगी शहर के मुकाबले, इसलिए आपको लगेगा कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो गांव में बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, जितनी बड़ी कंपनियां थी जो वहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लेके बैठी थी वो सब आज गांव तक नहीं पहुंच पा रही हैं जी। तो जब वो गांव तक नहीं पहुंच पा रही हैं तो वहां छोटी छोटी कंपनियां शुरू होंगी, कोई तेल पैक करेगा, कोई साबुन पैक करेगा, कोई साबुन बनाएगा, कोई कुछ और बनाएगा, तो वहां पे भी कोई छोटी आटा चक्की लगाएगा, उनका काम शुरू होगा। तो मुझे लगता है आने वाले समय में रूरल इकोनॉमी अर्बन इकोनॉमी के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। जब वो ज्यादा तेजी से बढ़ेगी तो आपको लगेगा कि वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा क्रिएट हो रही है। अब वहाँ पे स्किल भी पहुंच गया और खेती के साथ साथ पैसा भी पहुंच गया, मनरेगा का भी पैसा पहुंच गया, बाकी जो हमने साधन दिए उनसे भी पैसा पहुंच गया। और जब हम फ्री लोगों को खाना फ्री दे रहे हैं, गरीब लोगों को खाना फ्री दे रहे हैं, तो जो परचेजिंग पावर है वो भी गरीब के हाथ में बढ़ेगी। तो आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट रूरल इकोनॉमी में दिखेगा जी। और इसका फायदा हमें आने वाले समय में दिखेगा, एम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया में ज्यादा डेवलप होगा। लेकिन क्या स्थिति और विकट हो सकती है? जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, अब हम चाइना से सभी रिश्ते नाते तोड़ रहे हैं, व्यापार को हम तोड़ने की, वहां से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतनी सारी चाइना की जो कंपनियां भारत देश में निवेश किए हुए हैं, लोगों को रोजगार दिए हुए हैं, जब वो हम रिश्ते नाते तोड़ लेंगे तो उसका भी तो असर पड़ेगा, तो उससे भी तो बेरोजगारी दर में आगे असर देखने को मिलेगा, ये कम हो सकती है और विकट स्थिति में जा सकती है। देखिए, मैं यहाँ पे सरकार से ज्यादा अपनी इंडस्ट्री को कहना चाहूंगा कि जो चीजें आज तक चाइना की कंपनियां भारत में आई और भारत में माल बना के बेचने लगी, हमारी कंपनियों को किसने रोका था? आज अगर चाइनीज कंपनी भारत में निवेश करती है जैसा आपने कहा और भारत के परिस्थितियों में बैठ के काम कर रही है, यहाँ पे रॉ मटेरियल खरीद रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, एम्प्लॉयमेंट कर रही है और भारत में ही माल बेच रही है और जो एक्सपोर्ट करना है वो कर रही है या नहीं कर रही है वो उनकी रणनीति है। जब वो कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करके काम कर सकती हैं, भारत का अपना व्यापारी क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहा है? चिंता की बात यह है, क्या हमारे व्यापारियों ने मार्केट में कंपटीशन के आगे सरेंडर कर दिया है या हमारे जो मैनेजर्स हैं वो चाइनीज मैनेजर्स के आगे कमजोर पड़ते जा रहे हैं? क्या हमारा जो प्लानिंग प्रोसेस है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो इतना कमजोर है कि जहां हमें जरा सा कंपटीशन दिखता है, मैन्युफैक्चरिंग छोड़ के हम ट्रेडर बन जाते हैं? ये चिंता की बात है। जो चाइना आज के साथ आज जो हम कर रहे हैं, ये हमारी बहुत सारी कमजोरियों को एक्सपोज कर रहा है और ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर या सरकार की घोषणाओं से सॉल्व होने वाली नहीं है। आपको इसका गहन मंथन करना होगा, उन लोगों को सामने लाना होगा जो लोग देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो एनआरआईज हैं, बाकी लोग हैं, फॉरेन फंडिंग है। अगर हमारे लोगों में दम नहीं है और हमारे लोग कंपटीशन के आगे खड़े नहीं हो सकते या हम लोग कम मेहनत में ज्यादा प्रॉफिट कमाने की लालसा रखते हैं, इसलिए हम लोग ट्रेडर बनना पसंद करते हैं, तो हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है आत्मनिर्भर भारत में। हमें उन लोगों की जरूरत है जो देश में इन्वेस्ट करें, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, R&D पे पैसा लगाएं। हाँ, अगर कानून बीच में आते हैं या ऐसे कानून है जो देश में ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देते, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे खराब कानून हैं और पता नहीं किस गलत धारणा से हमने वो कानून बनाए हुए हैं कि नहीं, कंज्यूमर को अच्छा माल चाहिए इसलिए हमारी चाहे कंपनी बंद हो जाए, आयात करने दो। ऐसे बहुत सारे कांग्रेस के टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर हुए हैं जिनसे मैंने 1-to-1 बात करी है कि आप अपनी इंडस्ट्री को सरवाइव करने दीजिए। आप जो टैक्स पॉलिसी ला रहे हो, कस्टम पॉलिसी ला रहे हो, ये घातक है देश के लिए। उनको सुनाई नहीं देता था। उन्होंने कहा नहीं नहीं, कंज्यूमर शुड डिसाइड, आप अगर कॉम्पीट नहीं कर सकते तो आप बंद कर दीजिए। जब हमारे पॉलिसी मेकर्स की सोच ऐसी होगी तो इस देश का क्या होगा? हरीश जी, हमारे व्यापारी क्यों नहीं निवेश करते? आखिरी बात कह देता हूँ, हमारे देश की ट्रेजेडी ये है कि हमारे यहाँ जब एक इंडिविजुअल बदलता है तो वो सोचता है कि देश मेरे हिसाब से चले।
हमने कभी अपने इंस्टीट्यूशंस नहीं बिल्ड किए जो देश को अगले 10, 15, 20 साल की प्लानिंग करें। सेक्रेटरी बदलता है तो डिपार्टमेंट का काम करना बदल जाता है, मंत्री बदलता है तो सोचता है मेरे हिसाब से देश चले, सरकार बदलती है तो वो सोचती है हमारे हिसाब से चले। मतलब हर आदमी जो देश है उसको कठपुतली की तरह नचाना चाहता है। ऐसे देश नहीं चलते हैं। हमें चाइना से सीखना होगा कि देश कैसे बनाए जाते हैं, इकोनॉमी पॉलिसीज कैसे बनाई जाती हैं। हमने चाइना से कुछ नहीं सीखा तो कम से कम पॉलिसी कैसे बनाई जाती है, इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे बनाई जाती है। हरीश जी, आप भी ये मानते हैं कि इन सब चीजों में भारत पीछे है? बहुत पीछे है। हम लोगों को अभी पता ही नहीं दुनिया कैसे चलती है। ठीक है हरीश जी। देखिए प्रीति जी, मेरा अपना ये मानना है कि जो चीन के टेक्नोलॉजी और इन चीजों पे भारत ने प्रतिबंध लगाए हैं उसका स्वागत किया जाना चाहिए। नहीं वो ठीक है, वो स्वागत योग्य है, उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। लेकिन अब जब रिश्ते नाते तोड़ रहे हैं तो इस पे बेरोजगारी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और लोगों की रोजगार जाएगी तो ऐसे में बेरोजगारी दर घटेगी। जी मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। जी। और भारत के जो उद्योग परिसंघ है जी, भारत के भी उद्योगपतियों ने बाहर जाकर के कंपनियों का अधिग्रहण किया है। जी, टाटा जैसे लोगों ने बाहर तमाम स्टील कंपनियों का अधिग्रहण किया है। जी, तो भारत की जो प्रतिभाएं हैं, चाहे आईटी क्षेत्र की देखिए, बहुत सारे दुनिया के देशों में उन्होंने अपनी प्रतिभा का झंडा गाड़ रखा है। जी, ये बात लोगों को यूनाइट होकर के देश के लिए काम करना होगा, सभी को इसके लिए जुटना पड़ेगा। जी। और जहां तक नीतियों का सवाल है, आदरणीय मोदी जी की सरकार, आपने देखा कि अभी स्पेस में उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी उन्होंने परमिशन दी काम करने के लिए। जी। तो मोदी जी की सरकार बहुत गतिशील एक सरकार है और जहां नियम कानून आड़े आ रहे होंगे उनको वो निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार करके उसको रिलैक्स करेगी। अब मैंने इसी दौरान जब चाइना के साथ इस तरह के विवाद चल रहे थे जी। तो मैंने कानपुर के उद्योग परिसंघ के जो लीडरान है उनकी मैंने प्रेस स्टेटमेंट आए थे, उनकी बातें आई थी और उन्होंने कहा था कि हम 80,000 करोड़ रुपए का आयात चाइना से करते हैं, अब वो सामान हम खुद अपने यहाँ बनाएंगे। तो ये जो जज्बा है कि हम जो जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लोकल के लिए होकर, तो उस जज्बे को लेकर के आज भारत के उद्योगपति और जो एंटरप्रेन्योर है वो भी आगे बढ़ रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट उससे जनरेट होंगे और जो उत्पादकता का सेक्टर है वो भारत में मजबूत होगा ताकि वो भारत की। लेकिन उसमें हरीश जी उसमें समय लगेगा, वो एकदम से नहीं होगा, लेकिन कुछ समय के लिए तो लोगों को बेरोजगारी से जूझना पड़ेगा। नहीं, वो बिल्कुल नहीं होगा। तो उसके लिए सरकार का क्या प्लान है? जी, निरंतर उस पर काम हो रहा है। इसीलिए एमएसएमई सेक्टर को पूरी मजबूती दी है सरकार ने, आर्थिक उनको तमाम सहूलियतें दी है, नियम कानून में तमाम सहूलियतें दी है। तो मुझे लगता है कि फौरी तौर पे जो दिक्कतें लोगों के सामने लॉकडाउन कारण पेश आई और जो बेरोजगारी की स्थिति बनी वो बहुत जल्दी रिकवर होगी और देश आगे बढ़ेगा। जी, अनुज अत्रे जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इन सब बातों से, और क्या जिस तरीके से विजय सरदाना जी कह रहे हैं उनकी बातों से भी आप कितने सहमत हैं? देखिए, हम तो इनकी हर बात से इत्तेफाक रखते हैं, आज से नहीं रख रहे, 2014 से इत्तेफाक रखते हैं जी। पर फर्क ये होता है कि जो ये बातें केवल बातों में ही होकर के रह जाती है, चाहे हरीश श्रीवास्तव जी बोल रहे हो या सरकार में बैठे इनके मंत्री बोले या देश के प्रधानमंत्री बोले, बातें बहुत अच्छी होती हैं, ये बहुत सुनने में भी अच्छी लगती है, लेकिन जब जमीनी स्तर पर ये पहुंचती हैं और इनको योजनाओं को जो क्रियान्वयन करना होता है वहां पर जाकर के बिल्कुल ये धराशायी हो जाती है। आज तक हमको किसी भी योजना का कोई लाभ होता नहीं दिखाई दे पा रहा। अगर लाभ हो रहा होता तो देश की आज ये हालात नहीं होती। हम कोविड-19 के पैंडेमिक से पहले की सारी बातें कर ले, अभी तो चलिए ठीक है, सब कुछ चरमराया हुआ है, लेकिन ये चरमराया हुआ अभी नहीं है, ये 3 महीनों में नहीं चरमराया हुआ। ये हरीश श्रीवास्तव जी भी जानते हैं, ये सब गड़बड़ 2014 से होनी शुरू हो गई थी। हमारा देश की अर्थव्यवस्था चाहे सुन लीजिए मेरी बात, देखिए सुन लीजिए मेरी बात, सच सुनने की थोड़ा सा क्षमता भी रखिए हरीश श्रीवास्तव जी। हम आपकी बात सुनते हैं तो थोड़ा सा सच का आईना भी देख लेना चाहिए। आईना देखना कोई बुरी बात नहीं है, इसको अपनी आप आलोचना में मत लीजिए। आपकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, हर चीज को आपको कोई भी चीज आपको आईना दिखाया जाता है तो दिक्कत ये है कि आप लोग इसको अपनी आलोचना से जोड़ करके घबराना शुरू कर देते हैं। आप सुनिए,
ये देश का सवाल आप है। सरकार में हैं, आप लोग सरकार चला रहे हैं, तो विपक्ष की आवाज सुनिए। विपक्ष जनता की आवाज होती है, उसको सुन के एक सुझाव की तरह लीजिए और उस पर उस हिसाब से काम कीजिए। हरीश जी, यहाँ पर जैसे यूपी में अभी रोजगार कल्याण योजना शुरू की गई, मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर है। बाकी जिन शहरों में बेरोजगारी की दर ज्यादा है, तो क्या वहाँ पर भी उन सरकारों से आप बातचीत करके वहाँ पर भी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं? निश्चित रूप से जहाँ भी बेरोजगारी की दर बढ़ी है, लॉकडाउन के चलते जहाँ दिक्कतें लोगों के सामने पेश आई है, हर जगह सरकार का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी ये जो दिक्कतें लोगों के सामने आई, जो बेरोजगारी की स्थिति पैदा हुई, वो दूर हो और देश खुशहाली की तरफ, समृद्धि की तरफ आगे बढ़े। जी, कोरोना को हराते हुए समृद्धि और खुशहाली की तरफ आगे बढ़े। जी, मैं फाइनल कमेंट विजय सरदाना जी से लेना चाहूंगी। इन पूरे ओवरऑल हम देख रहे हैं जिस तरीके से, तो अगर हम देखें इसका जीडीपी पर कितना असर होगा और पहले जैसी स्थिति में भारत को आने में और कितना समय लग जाएगा? देखिए, अगर आप पुराने तरीके से काम करते रहेंगे, जी, चाहे वो बीजेपी का शासन हो या कांग्रेस का शासन हो, इस देश का भला होने वाला नहीं। जब तक आप इस देश में इंस्टीट्यूशंस को मजबूत नहीं करेंगे, जी, जब तक आदमी डिसाइड करेगा ये देश कैसे चलेगा, संस्थाएं आप नहीं बनाएंगे, आप चीन से मुकाबला नहीं कर सकते। आप इस बात को मान लें। हम चाहे उसको कितनी भी बातों में जस्टिफाई कर लें, आपको अगर चीन से मुकाबला करना है तो इस देश के इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे। पिछले 20, 30, 40 साल में हमने कौन से वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बनाए? आप नाम दिखा दीजिए मेरे को, बता दीजिए कि ये वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है, इसने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की हैंड होल्डिंग करी, क्वालिटी करी, ये किया वो किया। पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारी इच्छाएं हम दुनिया से देखते हैं और हम भी वो करना चाहते हैं। स्किल डेवलपमेंट की हमने बात करी, इनोवेशन की हमने बात करी, सब कुछ हमने बातें करी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है? जैसे ही आप कोई स्कीम घोषित करती है, सरकार घोषित करती है, आपके सिस्टम में ऐसे बहुत सारे पेस्ट हैं जो आपके सिस्टम में तुरंत संस्थाएं और एनजीओ बना लेते हैं और वो कहते हैं साहब हम ये काम कर देंगे, हमें पैसा दे दो। हर आदमी जैसे ही, जिसे कहते हैं ना, जैसे ही आप गुड़ रखते हो, दुनिया भर की चींटियां उसकी तरफ दौड़ने लगती हैं। देश को कोई फायदा नहीं होता। आपको तो पैसा बट गया, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, वो लोग खा पी के मस्त हो गए। आपके कागजों में हो गया कि हमने इतना सारा पैसा दे दिया। आउटपुट क्या है, आउटकम क्या है, क्वालिटी क्या है, स्किल डेवलपमेंट की क्वालिटी क्या है, आपकी जो लैब्स हैं उनकी क्वालिटी क्या? और मैं आखिरी सवाल आपको पूछता हूँ, सारे हमारे कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ हैं, इस देश में मिलावटी माल कौन बना रहा है? एडल्ट्रेटेड फूड कौन बना रहा है? चाइनीज। आपने दुनिया भर के स्टेट और सेंटर के डिपार्टमेंट हैं, उनके इंस्पेक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा कि बेईमानी हो रही है, यहाँ पे जनता की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। क्या कर रहे हैं? करप्शन लेके आप बेईमानों को जिंदा रख रहे हैं। ऐसे देश बनाओगे आप? आपके डिपार्टमेंट को एक तरफ जनता तनख्वाह दे, टैक्स पेयर पैसा दे, और वही टैक्स पेयर वाला इंस्पेक्टर बाहर जाके रिश्वत ले और उस गंदे प्रोडक्ट से उसी टैक्स पेयर का नुकसान हो, तो कहता है यार गंदा माल खाने से अच्छा मैं इंपोर्ट ही कर लूं। गलती किसकी है? जी। आपने सारा सिस्टम ऐसा बना दिया, ना कांग्रेस ने सफाई कभी करने की कोशिश करी, ना बीजेपी ने। सिर्फ ये कहना कि कैबिनेट में और टॉप लेवल पे करप्शन नहीं है, नीचे आके देखिए साहब कितना करप्शन बदल गया और बढ़ गया है। कहने का मतलब यह है कि आप जब तक सफाई नहीं करेंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे। आज आपके मैं एग्जांपल दे देता हूं, कौन सी कंपनी का आपने सैंपल उठाया और किस कंपनी के खाने में मिलावट मिली, आपका डिपार्टमेंट उस कंपनी का नाम पब्लिक को बताने को तैयार नहीं है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है आपके काम करने में, तो कैसे देश सुधरेगा? क्या ये कांग्रेस बीजेपी के नेता इस बात का जनता को भरोसा देंगे कि वो सरकारों को, अपने एमपीज, एमएलए, मंत्री आपके सब दोस्त होंगे, राज्य सरकारें भी आपकी हैं, क्या जनता को मिलावट रहित ईमानदारी से खाना मिल जाए,
इतना भरोसा दिला जी, देंगे बिल्कुल, देश की बहुत जनता को। सही बात चाइना तो यहाँ बहुत पर बड़ी विजय बात है। सरदाना जी ने कही है कि आखिर धरातल पर हम देख पाते हैं, हमें परिणाम कुछ नहीं दिखते, दावे वादे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर उनकी सच्चाई जो है वो धुंधली दिखाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो लॉकडाउन 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चले, लेकिन अनलॉक 1 हुआ, उसके बाद सुधरी है यहाँ पर बेरोजगारी की दर। तो उम्मीद यही की जा रही है कि अब जब अनलॉक 2 शुरू हुआ है तो और सुधरेगी और देश वापस से पहले की तरह तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।